Hello everyone, I am here with the fourth chapter of History, Class 8th, and the name of the chapter is Tribal Decoys and the Vision of a Golden Age. So students, मैं यहाँ पे क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्राइबल्स डिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज, मतलब कि आदिवासी, ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी, डिकू एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज, मतलब विज़न की उनका मतलब होता है कल्पना, तो एक स्वर्ण युग की कल्पना। सो इस चैप्टर में हम ट्राइबल डिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In 1985, a man named Birsa was seen roaming the forests and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus, slavery यानी गुलामी। डिकूज़ का मतलब होता है आउटसाइडर, यानी कि जो बाहर से आए हैं, यानी कि उस वक्त जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज़ थे, वो डिकूज़ थे। सून थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिरसा, बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान मीन्स गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। सो 1985 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने ये ऐलान खुद किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा डिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santhals and Urao. All of them, in different ways, were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat, and their religion appeared to be in danger. बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज़ शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी जो आजीविका थी खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें डिकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को स्लेव यानी गुलाम कैसे बना लिया था? ब्रिटिशर्स के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह चेंज हो रहा था? इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social division that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. पिछले
ईयर आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा है था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज, कस्टम्स एंड रिचुअल्स यानी रीति और रिवाज, और रस्में। कस्टम्स रीति रिवाज, रिचुअल्स मीन्स रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव मीन्स जो ट्राइबल ग्रुप यानी जनजातीय समूह थे वो कैसे जीते थे। By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. इन्वॉल्व का मतलब सक्रिय होना, शामिल होना। सो 19th सेंचुरी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। सम वर झूम कल्टिवेटर्स, कुछ झूम खेती करते थे। झूम मतलब ये कल्टीवेशन यानी खेती करने का एक तरीका था। Some of them practiced झूम cultivation, that is shifting cultivation. उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। This was done on small patches of land, mostly in forest. ये जंगलों में छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर किया जाता था। The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। They spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। They used the axe to cut trees and the hoe to scratches the soil in order to prepare it for cultivation. वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। हॉय का मतलब हो का मतलब है कुदाल। They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing and the land and sowing the seeds. वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे। A field that had been cultivated once was left fallow for several years. जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती। फैलो का मतलब होता है पड़ती, यानी कि कई सालों तक उस पर कोई भी अनाज नहीं उगाया जाता था। Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समूहों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, कुछ हंटर यानी कि शिकारी एंड गैदर यानी संग्राहक थे। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khond were such a community living in the forest of Orissa. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat
amongst themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather worker turned to the khund when they needed supplied of kusum and palash flowers of color their clothes and leather. बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। रूट मतलब जड़ें। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बाज़ार बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वह खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? At time they At time they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with the small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. But many of them, like the Bagas of central India, were reluctant to do work for others. The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Baga to become a laborer. इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली, एक्सचेंज मतलब चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। इनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण काम में लगा रहता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। रेलुक्टेंट मतलब कतराना या न चाहना। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान था। बिलो द डिग्निटी यानी अपमान। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loans with which the tribals made their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans were usually very high. So for the tribals, market and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery.
जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाज़ार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों की बाहरी शैतानी और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ लोग जानवरों को पालते थे। हर्डेड मीन्स पालना। Many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists with who moved with their pastoralists का मतलब होता है चारावाह. Their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, exhausted means खत्म हो जाना, they moved to another area. The one Gujjar of the Punjab hills and the Labdis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherds, shepherd यानी गडेरिया, and the Bakarwals of Kashmir reared goat. You will read more about them in your history book in next year. बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से अपने कैटल्स या भेड़ों के रेवड़ यानी कि उनकी झुंड को लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबादिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। नेक्स्ट ईयर हम हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशन, कुछ लोग एक ही जगह पर कल्टिवेशन यानी खेती करते थे। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. 19th सेंचुरी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे प्लाऊ यानी हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज डिसेंडेंट यानी वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। Therefore, all of them had rights on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था, फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। रेंटेड यानी बटाई पर देना। British officials saw settled tribal groups like the Gond and Santhal as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forests were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी जो हंटर गैदर्स या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। वाइल्ड मतलब जंगली, सेवेज मतलब बर्बर।
अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। सो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। देखते हैं ये क्या चेंजेस थे। What happened to tribal chiefs? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rulers of the land and forest management. Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। ट्रिब्यूट मतलब नजराना या गिफ्ट देना, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने से लाचार हो गए। मतलब जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शन थे जो वो करते आ रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स? जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे यानी कि जो घुमंतू किसान थे, कृषक थे, उनका क्या हुआ? The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते थे। They wanted tribal groups to settle down and became peasant cultivators. वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state, so they introduced land settlements. That is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared landowners, others tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowners who in turn paid revenue to the state. स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। टीनेंट यानी पट्टेदार। जैसा कि आप देख चुके हैं चैप्टर 2 में, जो टीनेंट्स यानी पट्टेदार हैं अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। The British effort to settle jhum cultivators was not very successful. Settled plough cultivation is not easy in area where water is scarce यानी कमी हो।
scarce यानी कमी हो, and the soil is dry. In fact, jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered, since their field did not produce good yields. Yield मतलब उपज. So the jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practices. Insisted मतलब request करना, प्रार्थना करना. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. सो झूम जो कल्टीवेटर्स थे उनको स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं रही. जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम कल्टीवेटर्स को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे. इसलिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में के झूम कल्टीवेटर्स इस बात पर अड़े रहें कि उन्हें इंसिस्ट का मतलब अड़े रहना, ज़िद पर रहना, परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए. व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की छूट देनी पड़ी. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. वन कानून और उसका प्रभाव. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. आप जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफ़ेक्ट ऑन ट्राइबल्स लाइफ. तो वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर कंसिडरेबल यानी कि भारी असर पड़ा. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल. एक्सटेंड मतलब फैलाना, विस्तार करना. देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी. सम फॉरेस्ट्स वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर. टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी, विच द ब्रिटिश वांटेड. इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, practice jhum cultivation, collect fruits, or hunt animals. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था. कुछ जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व्ड वन घोषित कर दिया गया. ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों को ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी मिलती थी. इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम कल्टीवेशन करने, फल इकट्ठा करने या हंटिंग करने का अधिकार नहीं था. ऐसे समय में झूम कल्टीवेटर्स किस तरह ज़िंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा. But once the British stopped the tribal people from living inside forests, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हुई. समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स, स्लीपर का मतलब होता है लकड़ी के मतलब नीचे की तरफ 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं. मतलब जो लंबा पूरा रेल का लाइन जाता है और उसके बीच में जो हम पटरियाँ बिछाते हैं उसको स्लीपर कहते हैं. तो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए. Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many reasons, the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor. औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक सलूशन ढूंढ निकाला. उन्होंने ये तय किया कि झूम कल्टीवेटर्स को जंगल के में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी. इस तरह बहुत सारे इलाकों में
वन विभाग ने सस्ते श्रम यानी कि चीप लेबर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। Many tribal groups reacted against the colonial forest law. They disobeyed the new rule, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangama in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। द प्रॉब्लम विद ट्रेड यानी व्यापार की समस्या। During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more than often, wanting to buy forest produce, offering cash loan and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. 19th सेंचुरी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों का क्या असर पड़ने वाला था, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। Let us consider the case of the silk grower. In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and export मतलब निर्यात करना यानी अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रेशम प्रोड्यूसर्स की स्थिति को देखते हैं। 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क की यूरोपीय बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इंडियन सिल्क की अच्छी क्वालिटी सबको आकर्षित करती थी और भारत का जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए सिल्क प्रोडक्शन पर जोर देने लगे। हजारीबाग in present day Jharkhand was an area where the Santals reared cocoons. The trader dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The grower were paid rupees 3 to 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwan or Gaya where they were sold at 5 times the price. आज का जो झारखंड है उसमें हज़ारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनमें कृमि कोशों को इकट्ठा करते थे। कोकुन्स यानी कृमि कोश यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें 5 गुना ज़्यादा कीमतों पर बेचा जाता था। The middleman, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profit. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। बिचौलिया यानी कि जो मीडिएटर्स होते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाज़ार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। द प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स।
From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining means खादान खोदना या खानों में काम करना खादानों में became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work to the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited यानी भर्ती करना through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। 19th सेंचुरी के एंड में चाय बागान फैलने लगे थे। माइनिंग उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के अकॉर्डिंग भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे न केवल उन्हें बहुत कम सैलरी देते थे, मजदूरी देते थे, बल्कि उन्हें घर वापस भी नहीं लौटने देते थे। एक क्लोज़र लुक देखते हैं। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled यानी आंदोलन करना या विद्रोह करना, the changes in laws, the restriction on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and the money lenders. The Kols rebelled in 1831 to 32, Santhals rose in revolt in 1855, the Bastar rebellion in central India broke out in 1910, and the Varli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such a movement. 19th और 20th सेंचुरी के बीच देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 to 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, फिर मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली में विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे भी इसी तरह का एक विद्रोह था। बिरसा मुंडा। Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Buhonda, grazing sheep, playing the flute, and dancing in the local akhara. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the Sirdars, yani leaders to the community, urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the operations of the Kus, and said that there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. बिरसा का जन्म 1817 में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, फ्लूट बजाते यानी बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। एडोलेसेंस यानी कि जब वो बचपन में या मतलब जब वो धीरे धीरे एडोलेसेंस एज में आ रहे थे में ही बिरसा ने अतीत में हुए मिंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं यानी कि जो ब्रिटिशर हैं कि उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। They saw themselves as the descendants यानी वंशज of the original settlers of the region, fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of the missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. This would be possible if they became good Christian and gave up their bad practice. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preachers.
He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। वहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। प्रीच यानी उपदेश होता है, या सरमन्स का भी मतलब होता है उपदेश होता है। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छा ईसाई यानी क्रिश्चियन बन जाए और अपनी खराब आदतों को छोड़ दें। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। प्रोमिनेंट यानी जाना माना। उन्होंने जनेऊ धारण किया, सेक्रेड थ्रीड यानी जनेऊ धारण किया, और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। प्योरिटी यानी शुद्धता, पाइटी यानी दया। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were running the Munda way of life. अपनी किशोरावस्था में ग्रोइंग अप यानी कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, यानी अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, लेकर यानी शराब, गांव को साफ रखें और विच क्राफ्ट यानी कि डायन और सॉर्सरी यानी कि जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात थी कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, when Mundas lived a good life, constructed embankment यानी तटबंध, tapped natural spring, planted trees and orchard यानी बगीचा, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their ब्रिदर्न एंड रिलेटिव्स। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को नहीं मारा, मतलब ब्रिदर्न एंड रिलेटिव यानी भाई बंधु। दे लिव्ड ऑनेस्टली। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। 1985 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प कर लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों यानी कि भाई बंधुओं का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि एक बार लोग फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the missionary of Mundas were suffering. अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलनों के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरी, महाजन यानी कि जो मनी लेंडर्स हैं, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional cultures. ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रही थी। क्रिटिसाइजिंग यानी आलोचना।
As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on the charges of rioting and jailed him for 2 years. Rioting यानी दंगा करवाना। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। When Birsa was released in 1897, he began torturing the villagers to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked people stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन, चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोला। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. Faded out का मतलब ठंडा पड़ जाना. However, the movement was significant in at least 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce law so that the land of the tribal could not be easily taken over by Dikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. 1900 में बिरसा की कॉलेरा यानी हैजा से मृत्यु हो गई और आंदोलन जो है वो फेडेड आउट यानी ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन 2 मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला ये था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके ज़रिए जो बाहर के लोग थे यानी दिकू लोग आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। थैंक यू।